सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है और उस टॉपिक का मतलब पार्ट एंड मतलब लास्ट आपका टॉपिक रहने वाला है कि वायरिंग को किस प्रकार से अपन निरीक्षण करते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। तो सभी बच्चे लैब जुड़ जाएं फटाफट से। प्रियंका, राजेश, प्रदीप, सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से लाइव। टाइम को ना गवाते हुए क्लास को बढ़ाते हैं आगे। सभी बच्चे लाइव आ जाएं। सौरभ, सचिन, नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाएं सभी बच्चे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा वायरिंग का निरीक्षण और परीक्षण। देखो, निरीक्षण और परीक्षण किस प्रकार से रहता है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। देखो, निरीक्षण का मतलब होता है कौन सी चीज को हम नहीं लगा सकते। कहने का मतलब है अगर उसमें असुविधाजनक हो रही है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उस चीज का हम उपयोग नहीं कर सकते। निरीक्षण का मतलब ये होता है, कहने का मतलब है कोई सॉकेट है, अगर आप वहां पर 16 एम्पीयर की सॉकेट को आपको प्रयोग करनी है तो वहां पर 5 एम्पीयर की सॉकेट नहीं लगा सकती। निरीक्षण का मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, इस प्रकार से समझेंगे। और परीक्षण का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बना के तैयार किया फिर उसका परीक्षण करना कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे मैंने कोई वायरिंग इंस्टॉल करी, फिर मैं मेगर से या टेस्ट लैंप से या फेज टेस्टर से, न्यू लैंप होता है उससे चेक करेंगे कि फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारी वायरिंग टेस्ट बोर्ड से चेक करेंगे वायरिंग कहीं दोष तो नहीं है, मतलब वायरिंग सही तरह से है कि नहीं। फिर मेगर से चेक करते हैं कि कोई बल्ब ऑन होने पर कोई शून्य दर्शा रहा है या अनंत दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे निरीक्षण। क्या करेंगे, निरीक्षण पढ़ेंगे। अपना जो पहला पॉइंट रहेगा विद्युतीय वायरिंग का निरीक्षण। तो निरीक्षण किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत विद्युत वायरिंग का निरीक्षण, ठीक है ना। तो निरीक्षण किस प्रकार से होगा। विद्युत की स्थापना हेतु उद्योगशाला में लोहे कंडक्ट पाइप प्रयोग किए गए तो उसको क्या है, भली भांति क्या करना है, अर्थ करना है। अगर आप कहीं विद्युत वायरिंग कर रहे हो, वहां पर लोहे के पाइप पे आपने यूज किए तो उनको क्या करना है, अर्थिंग करना है। पहला पॉइंट, ठीक है। तो लिख लेंगे पहला पॉइंट इसमें, अगर आप लोहे कंड्यूट पाइप का प्रयोग करते हैं तो भली भांति उसको अर्थ करना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि आप कहीं वायरिंग करती हो, यहां पर हमारा कंडक्ट पाइप है आपका लोहे का, तो हमें क्या करना है, उसको अर्थ करना है, ठीक है। भली भांति अर्थ करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और आपको यही बता दूं, कंडक्ट पाइप के सिरों पर केबल को लकड़ी तथा एबोनाइट से निर्मित बुर्सों के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। और लाइटिंग पर्पज में आपके जो प्लग होती हैं 3 पिन के प्रयोग किए जाती हैं। तीसरी पिन भली प्रकार कैसे होती है, अर्थिंग से होती है। जो आपके प्लग होती हैं, क्या होती हैं, प्लग, थ्री पिन प्लग होते हैं जिसमें एक बड़ा
टर्मिनल होता है उसे अर्थ करना जरूरी होता है। ऐसे हमारे कई पॉइंट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, लिखूंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, तो मैं जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट में आपको बढ़िया जो टॉपिक ज़रूरत है कौन कौन से हमें ध्यान रखना चाहिए, मेन मेन टॉपिक को आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बाहरी स्थानों पर स्विच, सॉकेट, ब्रेकर, होल्डर आदि वातावरण प्रभावी रोधी प्रकार के हों। न्यूट्रल लाइन में फ्यूज नहीं लगाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भाई, न्यूट्रल लाइन में क्या नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल लाइन में न्यूट्रल लाइन में फेज नहीं लगाना चाहिए, ये पॉइंट है आपका, ठीक है ना। न्यूट्रल लाइन में फेज नहीं लगाना चाहिए, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। और इस लाइन में फ्यूज उड़ना नहीं इसलिए लगाना व्रत होता है, इसमें लाइन में फ्यूज ना उड़ना इसलिए ये क्या होता है, व्रत होता है। इसके साथ ही न्यूट्रल लाइन पूरी विद्युत धारा वहन नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, पूरी विद्युत धारा वहन नहीं कर सकता। डबल पोल आपकी सोच होती हैं तो वहां पर आप न्यूट्रल लाइन को अवश्य प्रयोग कर सकते हैं डबल पोल के साथ में। तो लिख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डबल पोल स्विच के साथ न्यूट्रल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। डबल पोल हमारा जो स्विच होता है एमसीबी, तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप, न्यूट्रल का प्रयोग कर सकती हैं। वही प्रकार आपको इस चीज का ध्यान होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जहां केवल एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यहां केवल हमारी एक दूसरे क्रॉस करती हैं तो वह कनेक्टर क्या होता है, कनेक्टर आपका जॉइंट होता है, बॉक्स होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो लिख लेंगे इसमें, जहां यहां केवल एक दूसरे, यहां केवल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कनेक्टर जोड़ का प्रयोग, मतलब कनेक्टर जोड़ का या जंक्शन बॉक्स का आदि क्या कर सकते हैं आप, प्रयोग कर सकते हैं। का कनेक्टर जंक्शन का बॉक्स आदि प्रयोग या स्थापित कर सकते हैं, स्थापित किए गए हों, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ केवल एक दूसरे को क्रॉस करते हों तो कनेक्टर जंक्शन आदि स्थापित करते हैं, आदि क्या करते हैं भाई, स्थापित किए हों, ठीक है। मेन बोर्ड होता है हमारा, जो मेन बोर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं, जहां पर नियमानुसार उस वहां पर स्थायी रूप से चिन्ह चेतावनी का अंकित करना चाहिए, ठीक है ना। जितने हमारे
खतरे के विद्युत खतरा होता है तो वहां पर संकेत का क्या करना चाहिए, अंकित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, कार्ट्रिज फ्यूज सॉकेट में फ्यूज लगा दिया हो, ठीक है, और आपका उसमें तार के एक संयोजनों के लिए प्रयुक्त नट बोल्ट साथ साथ बासल और उसके पीछे स्प्रिंग बासर प्रयोग करने चाहिए। आप कोई भी नट वगैरह कसते हैं तो बासर का उपयोग करना चाहिए, और आपका जो बासर सहित आपके नट आते हैं, देखो मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि ये हमारा एक नट है, जैसे कि इस प्रकार से समझेंगे ये, तो ये यहां पर एक बासल सहित आता है इस प्रकार से नट, ये बासल सहायता आता है, तो हम ऐसे नटों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, जो स्प्रिंग नट हो उनका भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा हमें परेशानी नहीं आए। ठीक है, वायरिंग में चपटी टोपी वाले पेच प्रयोग करने चाहिए, चपटी टोपी वाले पेच होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और कंड्यूट पाइप को केबल के अनुसार BIS 70-32-90-82 द्वारा निर्धारित मान के अनुसार रखी जानी चाहिए। मतलब BIS 70-32-1982 द्वारा निर्धारित निर्धारित क्या करना चाहिए भाई, मानक के अनुसार रखनी चाहिए, निर्धारित मानक के अनुसार रखनी चाहिए। ठीक है ना, जो भारतीय जो ब्यूरो संस्था है, तो इस नियम के अनुसार मानक के अनुसार ये क्या रखनी चाहिए, हमें वायरिंग रखनी चाहिए। अब ये तो हो गया हमारा इसमें जो निरीक्षण था उसमें। अब इसमें दोष कौन कौन से होते हैं, इसमें दोष कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, वायरिंग में उत्पन्न होने वाले दोष, हमारी जो वायरिंग में उत्पन्न वाले दोष होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। ठीक है ना, वायरिंग में उत्पन्न होने वाले दोष, जो वायरिंग में उत्पन्न होने वाले दोष होते हैं वो दोष होने वाले दोष ये किस प्रकार से, निम्न प्रकार से हैं, निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। देखो, पहला आता है हमारा दोष निकल के, तो हमारा फ्यूज दोष आता है आपका फ्यूज उड़ जाना। क्या, फ्यूज उड़ जाना, फ्यूज उड़ जाना। ठीक है, फ्यूज उड़ता है आपका, एक तो ये हमारा दोष हो गया। ठीक है, फूड का उड़ना, ऐसे कह सकते हैं, फ्यूज का उड़ना, फ्यूज का उड़ना, इस प्रकार से कह सकते हैं आप। ठीक है, जो दूसरा आता है हमारा वो आता है शॉर्ट सर्किट। कौन सा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो सकता है आपका। ठीक है, तीसरा आता है ओपन सर्किट। हमारा शॉर्ट सर्किट का कहने का मतलब है कहीं आपका वायर आपस में टकरा जाए तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, और ओपन सर्किट होता है किसी लैंप प्रकाश नहीं होता है तो उसमें क्या आता है, कारत स्पष्ट है कि इसे नियंत्रित स्विच का खुला हुआ है, तो इसी प्रकार को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। ठीक है, किसी वायर का खुलाना, जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। ये आपका फेस न्यूट्रल है और यहाँ ओपन सर्किट ये हो गया, आपका ये वायर टूट गया जहाँ से, तो ये बल्ब जलेगा नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट कैसे कहते हैं, कि जैसे कि हमारा वायर, एक वायर जे आ रहा है, एक वायर जे आ रहा है, यदि दोनों आपस में मिल जाए यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया आपका। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। कहते हैं न्यूट्रल फेस दो तार कौन सी आपस में मिल जाए तो वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट दोनों से आयो समझ में आ गया होगा। चौथा आता है हमारा लीकेज
होना। क्या होता है? लीकेज होना। जैसे हमारा धारा का लीकेज लीकेज होना, ओपन सर्किट जैसे अर्थ का लीकेज होना, जो हमारे इस प्रकार से समझेंगे कि जो लीकेज होता है वायरिंग के फेज केवल न्यूट्रल के अर्थ तार के मध्य आंशिक रूप से स्पष्ट करने के लिए परपथ लीकेज दोष पैदा हो जाता है। क्या होता है भाई? हमारा लीकेज दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? हमारा लीकेज दोष उत्पन्न हो जाता है। न्यूट्रल केबल अर्थ, जो हमारा अर्थ तार के साथ क्या होता है? आंशिक रूप से स्पर्श करने लगे, मतलब अर्थ के साथ क्या हो? हमारा न्यूट्रल तार, जो फेस केबल न्यूट्रल तार होता है, स्पर्श करने लगे, तो समझ लेना कि आपका लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। तो इसी प्रकार से अर्थ और न्यूट्रल के बीच में संयोजन कर लैंप हल्का प्रकाशित होता है। क्या होता है? हल्का प्रकाशित होता है। तो जी इस प्रकार से हमारी जो केबल में जो दोष थे किस प्रकार से पाए जाते हैं, इन दोषों के बारे में मैंने बताया कि पहला था आपका फ्यूज का, दूसरा था शॉर्ट सर्किट का, तीसरा था ओपन का, और चौथा था आपका लीकेज। ये सारे हमारे क्या है? दोष हैं जो पाए जाते हैं। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इस प्रकार से तो जो परीक्षा में पूछा जाता है आपके में, हर टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है और आज का टॉपिक बहुत खास रहने वाला है। जो बच्चे हमारी लाइव वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करते हैं, कमेंट करने और कमेंट करना भूलें, और आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पे पहुंचेगी। ठीक है ना? तो आज हमने जो पढ़ाया आपको वायरिंग में दोष और निरीक्षण, अब पढ़ते हैं वायरिंग का परीक्षण। तो परीक्षण किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना, वीडियो में बने रहना। तो परीक्षण किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो पढ़ेंगे परीक्षण के बारे में। देखो परीक्षण किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो परीक्षण को एक सिंपल भाषा में समझेंगे कि आपने कोई घर बना के तैयार कर दिया, अगर उसकी जांच करने पर उसकी दीवारें और उसकी बाउंड्री कमरे सही बैठे तो ये समझ लो उसका परीक्षण सफल है। और कोई भी मिस्टेक होती है तो उस परीक्षण में मालूम पड़ जाता है कि दीवार का कोना इतना निकल गया, ये दीवार ऐसे लग गई, तो उसको क्या करते हैं? परीक्षण कहते हैं। जब हम वायरिंग करते हैं किसी घर के अंदर, वायरिंग करने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है कि वायरिंग सफलतापूर्वक हुई है कि नहीं हुई है, तो उसी को चेक करते हैं। अगर वायरिंग सही हुई तो उसका परीक्षण सक्सेसफुल है, अगर वायरिंग सही नहीं हुई तो कोई ना कोई दोष उस परीक्षण करते समय मिल जाएगा आपको, जो आपको वो दोष है वो खोजना है। तो इसी को क्या कहते हैं? परीक्षण कहते हैं। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है? तो इसमें किस प्रकार से परीक्षण होते हैं वो भी देख लेते हैं। हमारा नियंत्रण परीक्षण, अब एक मेगर के माध्यम से परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कि मेगर के माध्यम से परीक्षण करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि सारे स्विचों को क्या करते हैं? अपन ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑफ कर देती हैं। और ऑफ करने के बाद जो मेगर का जो मान दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? अनंत दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अनंत दर्शाता है। तो लिख लेते हैं इस चीज को, आप भूल जाओगे। तो हमें क्या करना है? पहले वायरिंग करने के बाद सारे स्विचों को क्या करना है? ऑफ करना है। क्या करना है? ऑफ करना है, ध्यान रखना है। तो लिखेंगे सभी स्विचों को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद क्या होगा? ऑफ करने के बाद मेगर का मान कैसा होगा? अनंत दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? मेगर का मान अनंत। लिख लेंगे मेगर का मान अनंत दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अनंत दर्शाता है। अगर आपने कोई एक स्विच बीच ऑफ ऑन कर दिया, सारे स्विच ऑफ कर दिए, फिर आपने गलती से मतलब परीक्षण कर रहे हैं आपने ऑन कर दिया, तो क्या होगा? उस मेगर का मान शून्य हो जाएगा। इसरो के उसमें सवाल में पूछा गया था, विशेष करके जो इसरो में जो वैकेंसी निकलती हैं, उन्होंने जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं आपके, वहां पर पूछा गया था कि मेगर का मान
शून्य और अनंत कब दर्शाता है? तो ऑप्शन में लिखा था ऑफ और ऑन। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आपको कमेंट करके बताना है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताओ फटाफट से। मैं ऑप्शन लिख देता हूं ऑफ और ऑन, फिर लिखता हूं आपको मैं ऑन ऑन, फिर लिखता हूं आपके लिए ऑफ ऑफ, और इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन ने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन चारों में से कि एक आंसर है, तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर है। सभी बच्चे फटाफट जल्दी बताओ कमेंट करके। तो मैंने बताया था आपको कि सभी स्विचों को ऑफ करने पर मेगर का मान क्या दर्शाता है? अनंत दर्शाता है। तो आपका जो सवाल का जवाब है ना वो साथ साथ मिल जाएगा, पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब दूसरी स्थिति में क्या करती हैं, यदि उप परपथ को किसी एक स्विच को ऑन कर देती हैं, हम किसी उप परपथ को किसी उप परपथ को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद जो मेगर का मान कैसा होगा? शून्य होगा। विशेष करके ध्यान रखना है, मेगर का मान कैसा होगा भाई? शून्य होगा, शून्य होगा। तो यहां से प्रश्न बार बार पूछता है, आपका विद्युत विभाग हुआ, आपका रेलवे हुआ, तो यहां से प्रश्न पूछता है, पुट ऑफ प्रश्न है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करें कि सर इस चीज को दोबारा बताएं। तो मैं स्पेशली आपको बता दूं कि जो मेगर का मान होता है, अगर सारे स्विचों को ऑफ कर देते हैं, घर की वायरिंग है, घर में आपने वायरिंग की है, आपने वायरिंग करने के बाद सारे स्विच ऑफ कर दिए, उसके बाद मेगर का मान अनंत दर्शाए तो ठीक है। अगर आपने गलती से भी एक चालू कर दिया तो मेगर का मान क्या होगा भाई? शून्य हो जाएगा। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मेरा कि यदि किसी विद्युत उपभोक्ता इकाई स्विच की ऑन स्थिति में मेगर शून्य विक्षेपित नहीं दर्शाता तो इसका अर्थ है कि परपथ ओपन है। क्या है भाई? परपथ ओपन है। दूसरा पॉइंट आता है, यदि किसी उपभोक्ता इकाई के स्विच की ऑन एवं ऑफ दोनों स्थितियों में मेगर शून्य विक्षेप दर्शाता है तो इसका अर्थ है कि वह परपथ शॉर्ट है। कहने का मतलब है कि ऑन और ऑफ स्थिति में मेगर हमारा क्या दर्शाए? शून्य दर्शाए। ऑन और ऑफ स्थिति में, यह भी लिख लेना साथ साथ में, ऑन व ऑफ स्थिति में मेगर शून्य मान दर्शाता है तो क्या होगा भाई? हमारा शॉर्ट सर्किट है। कैसा है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बता देता हूं किस प्रकार से मैंने व्यू के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखो यहां पर समझेंगे सभी बच्चे। अब ये होल्डर से संयुक्त लैंप है हमारा, ठीक है ना, और ये ब्रांड न्यूट्रल, केवल ब्रांड परपथ न्यूट्रल है आपका 18 जाने पर, और ये हमारा क्या है? मेगर है। क्या है ये? हमारा मेगर। आपको दिखाई दे रहा होगा सबको, ये मेगर है हमारा। मेगर का ई और ई दो भाग होते हैं, फिर फ्यूज लिंक आउट लेंगे आपका, ये ठीक है, ये आपको दिखा रहा होगा फ्यूज और लिंक आउट। और ये सभी स्विचें ऑफ हैं। ये क्या है? ये सभी स्विचें हमारे क्या है? ऑफ हैं। जब ऑफ स्थिति में अगर मेगर का मान क्या दर्शाए? अनंत दर्शाए तो ये समझ लो ठीक है। अगर आपने कोई भी गलती से एक स्विच ऑन कर दिया तो मेगर क्या दर्शाएगा? 0 दर्शाएगा। और 0 दो स्थिति में दर्शाता है। अगर ऑफ हो और ऑन हो तो भी क्या दर्शाता है? 0 दर्शाता है। तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो होगा मेगर का मसला, किस प्रकार से मेगर काम कर रहा है, किस प्रकार से इसका यूज ले रहे हैं। अब उन तो मेगर को हम क्या लगाते हैं? 2 टर्मिनल पर लगाते हैं, एक न्यूट्रल पे और एक फेस पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। फिर इसके हैंडल को हम धीरे धीरे घुमाते हैं। ये आपका हैंडल है। अब धीरे धीरे हैंडल को घुमाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि वायर के अंदर क्या मिस्टेक हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अगर हम धीरे धीरे घुमाते हैं, सारे स्विच ऑफ हैं तो वो अनंत मान दर्शाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक स्विच चालू कर दिया, ठीक है ना,
तो क्या दर्शाएगा, हम धीरे धीरे हैंडल घुमाएंगे तो शून्य मान दर्शाएगा। अगर दोनों चीज आपने कर दी तो क्या दर्शाएगा, शून्य दर्शाएगा। पर उसमें दोष कौन सा पाया जाएगा भाई, शॉर्ट सर्किट दोष पाया जाएगा। क्लियर, दैट्स ऑल, गुड। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है ना। अब आगे हमारा आता है ध्रुवता परीक्षण। तो ध्रुवता परीक्षण होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। तो कौन कौन सा होता है वो भी देख लेते हैं। तो लिख देता हूं, आप भूल जाते हैं वेरिएबल पे। तो ध्रुवता परीक्षण, ध्रुवता परीक्षण कितने प्रकार से होता है भाई, दो प्रकार से। कितने प्रकार से होता है भाई, दो प्रकार से होता है। तो कौन कौन से होता है वो भी देख लेते हैं। एक होता है टेस्ट लैंप। पहला कौन सा आता है, टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप, हम टेस्ट लैंप के माध्यम से हम ध्रुवता चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से चेक करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट लैंप के द्वारा हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि स्विच द्वारा फेज को नियंत्रण किया जाता है। एक स्विच होता है, हम उसको क्या करते हैं, फेज के द्वारा नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट लैंप हमारा, इसको बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज बोर्ड भी बोल सकती हैं, कि सीरीज बोर्ड से भी आप चेक कर सकते हैं उस वायरिंग को, ठीक है। उसमें बल्ब क्या करता है, हमारा पूर्ण फरफत बनाने का काम करता है, ठीक है। जब बल्ब हमारा पूर्ण फरफत का काम करेगा, अगर बल्ब का जो प्रकाश है अगर तेज जला तो कहीं ना कहीं देख लेना कि सीधी वायरिंग कहीं ना कहीं कांटेक्ट है। अगर मुड़ के आई सारी वायरिंग, मतलब कहने का परपथ को बल्ब के माध्यम से पूर्ण किया जाए तो बल्ब हल्का मिलेगा। तो इसका समझ लेने का वायरिंग सही है, सीधी सी सिंपल भाषा में। अगर बल्ब बहुत ही ज्यादा तेज अपनी अवस्था, जो पहले हम सीधी न्यूट्रल फेज से लाइन को लगाते हैं, जब बल्ब जलता है तो पूर्ण जलता है। इसी प्रकार से परीक्षण कर रहे हैं, अगर बल्ब पूरा जले तो समझ लेना कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है, आपने तार गलत लगा दिया है। अगर बल्ब आपका तेज नहीं जले और कम चले तो ये समझ लेना का वायरिंग सही है बिल्कुल। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से समझेंगे अपन, ठीक है ना। तो नियंत्रण करता है अथवा नहीं दिए गए इसमें, तो लैंप होल्डर से लैंप हटा दिया जाता है, स्विच को ऑफ स्थिति में रख दिया जाता है, और मुख्य स्विच वितरण बोर्ड से फ्यूज लगे होते हैं जिस लैंप का प्रयोग परीक्षण के लिए किया जाता है। इसी अर्थिंग टर्मिनल पर एवं एक दूसरा टर्मिनल के साथ सिरे पर लगाते हैं। यदि लैंप रोशनी देता है तो मुख्य स्विच ऑन स्थिति में ही रहता है, ठीक है ना। इस अवस्था में यह माना जाता है कि स्विच में फेज नियंत्रण हो रहा है। क्या हो रहा है, फेज नियंत्रण हो रहा है। तो हम व्यू के माध्यम से देखते हैं। तो पहला था हमारा कौन सा, टेस्ट लैंप। तो व्यू मैंने निकाला हुआ है, यहां पर देखेंगे, देखो इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा स्विच ऑफ और ऑफ स्थिति ऑन है, ये हमारा क्या है, लैंप है, ठीक है ना। और ये भी हमारा लैंप लगा हुआ है, ये हमारा परपथ फ्यूज लगे हुए हैं, ठीक है। और इधर भी लैंप लगा हुआ है। जब इसको हम चेक करते हैं, जब चेक करते हैं हमारा फ्यूज इन, ये हमारा, ठीक है, जहां से अर्थिंग पॉइंट लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, लाइन को ऑफ और ऑन करने का हमारा एक जंक्शन बोर्ड है, बॉक्स है, अपन बॉक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक हमारा अर्थ से लगा हुआ है और एक हमारा किससे लगा हुआ है, बल्ब से। क्या लगा हुआ है, बल्ब से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं अपन, अर्थ कर दिया। इस मुख्य स्विच को बोर्ड में लगे होते हैं, लैंप का प्रयोग परीक्षण के लिए किया जाता है। इस लैंप का परीक्षण कर रहे हैं अपन इस वायरिंग से, सीधी सीधी भाषा हम समझेंगे। टर्मिनल एवं दूसरे टर्मिनल स्विच के सिरे पर लगाते हैं। हमारा जो टर्मिनल है इस पे एक सिरा लगाएंगे, और हमारा जो बॉक्स है इस पे एक टर्मिनल बॉक्स पे अपन क्या लगाएंगे, वायर लगाएंगे। और इन दोनों के बीच में कहीं फोल्ड मिलता है आपको तो बल्ब तेज जलेगा आपका, सीधी सीधी भाषा है। मैं बता रहा हूँ टेस्ट लैंप किस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। एक किताब की भाषा में बताने की कोशिश की मैंने, और एक जनरली भाषा है उसमें, दोनों तरह से आपको बताने की कोशिश की, ठीक है ना। अगर कोई भी पॉइंट छूट रहा है तो उसके लिए मुझे बताएं कि सर इसके बारे में बताएं, तो इसके मैं आपको और अच्छे से बेहतर से बता सकूं, ठीक है। वैसे तो मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं, एक छोटे से छोटा पॉइंट भी ले लिया, आपको बताने का आपको मौका नहीं दिया मैंने आपको कि आप मेरे से दोबारा बोल सकें। तो हमने क्या, एक यहाँ पर मुख्य स्विच से लगा दिया एक टर्मिनल पर, और एक हमने यहाँ पर लगा दिया। हम चेक करते हैं कि भाई हमारा परीक्षण है वो किस प्रकार से, इस अवस्था माना जाता है कि फेज नियंत्रण में हो रहा है। क्या हो रहा है, फेज नियंत्रण में हो रहा है। तो ये इस प्रकार से हमारी टेस्ट लैंप विधि है।
दूसरी हमारी आती है नियोजन टेस्ट द्वारा, हमारा उससे बोलते हैं फेज टेस्टर। क्या बोलते हैं? फेज टेस्टर। देखो नियोजन वाली हमारी सॉकेट में ध्रुवता चेक करना, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? फेज टेस्टर बोलते हैं, सीधी सीधी भाषा में। नियोजन टेस्टर द्वारा परीक्षण। नियोजन टेस्टर द्वारा परीक्षण किस प्रकार से करते हैं? एक बच्चे कमेंट आया, सर इसकी अधिकतम वोल्टेज कितना यूज कर सकते हैं? बेटा 500 वोल्टेज कर सकते हैं आप। 500 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा करते तो वो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है खराब हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमारा जी लाइन है, ठीक है, फेस है जी, हमारा अर्थिंग का पॉइंट है जी, न्यूट्रल का पॉइंट है, इस प्रकार से है, ठीक है। अब क्या बात आती है, हम चेक करते हैं तो ये आपने दिख रहा है, ये हमारा उंगली का निशान, उंगली है हमारी, ये उंगली है और ये हमारा क्या है? अंगूठा है। तो हम पकड़ते हैं तो इस पर दबाते हैं, इस क्लिप पे टच करते हैं तो ये नियॉन लैंप पे इसके अंदर क्या है? संकेत देना चालू करता है, मतलब जलना चालू हो जाता है। जब जलेगा तो आप समझ लेना कि इनमें कौन सा वायर है जी, फेस का वायर है। अगर नहीं जलेगा इन दोनों में से तो आप समझ जाना कि ये कौन सी न्यूट्रल अर्थ का पॉइंट है। तो इसी को चेक करने के लिए, कंटिन्यू चेक करने के लिए, फेस चेक करने के लिए इस प्रकार से इस टेस्ट लैंप का प्रयोग, इसका न्यूटन टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी इसमें हो गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि किस प्रकार से अपन जो चालक के साथ इंसुलेशन का वो क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। चालक तथा अर्थ के मध्य इंसुलेशन परीक्षण किस प्रकार से करते हैं वो चीज समझते हैं, ठीक है। तो अपन पहले तो व्यू लेते हैं। ये हमारा क्या है? चालक एवं अर्थ के मध्य इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण। जो चालक होता है और अर्थ होता है, उसके मध्य जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है उसका किस प्रकार से परीक्षण करते हैं। देखो ये हमारा कौन सा बॉक्स है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हमारा होल्डर में संयुक्त लैंप है और ये आपका स्विच है, ठीक है। और ये हमारी फेज लाइन बोल सकते हैं, ये हमारी न्यूट्रल लाइन है, ये फेज न्यूट्रल लाइन, ठीक है, इस प्रकार से है। ये उपभोक्ता मुख्य स्विच ओपन हो रहा है और जो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगर परीक्षण टेस्ट है, ठीक है। और हमारी मुख्य सप्लाई कहाँ से जा रही है? यहाँ से जा रही है। हमारी मुख्य सप्लाई यहाँ से यहाँ पर गई, यहाँ से हमने एक लाइन पे वायर लिया और मेगर में लगा दिया, एक अर्थ का लिया यहाँ पर लगा दिया। किस प्रकार से रिएक्शन करेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखेंगे इस प्रकार से। देखो एक किस प्रकार से करेगा, थोड़ा सा जो पॉइंट मैंने बना रखे हैं आपको देखना है कि मेन स्विच ऑफ करें तथा मेन फ्यूज कैरियर निकाल दें, ठीक है। मेन स्विच ऑफ करें और क्या करें? मेन फ्यूज कैरियर निकाल दें। सभी लैंप होल्डर, सीलिंग रोज आदि में होल्डर संयुक्त कर दें। सॉकेट से संयोजन उपकरणों को विसर्जन कर दें और सॉकेट के फेज तथा न्यूट्रल पिनों को जम्पर तार द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दें। मेन स्विच से वायर की ओर जाने वाले केबल्स को आपस में शॉर्ट सर्किट करके मेगर के एल संयुक्त से संयुक्त करें। शॉर्ट सर्किट करने के बाद क्या करते हैं भाई? एल संयुक्त से मेगर के संयुक्त करते हैं। मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको देखो बताया इस प्रकार से कि हमारा देखो पॉइंट दिख रहा है आपको, अर्थ का है जी नीचे, और जो हमारा एल है इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगर परीक्षण है। इसमें एल में हमने क्या कर दिया जी? जोड़ दिया और अर्थ से कॉन्टेक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ कर दिया, एल से संयुक्त कर दिया। अब मेगर के ई संयुक्त से वायरिंग के अर्थ से संयुक्त कर दिया, ठीक है। ये भी कर दिया, अर्थ से संयुक्त कर दिया। अगर मेगर का हैंडल घुमाने पर वायरिंग का प्रतिरोध 1 ओम से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? अगर आप चेक कर रहे हैं परीक्षण तो उसका जो प्रतिरोध है तो उसका कितना होना चाहिए? 1 ओम होना चाहिए। ये आपको विशेष करके ध्यान करना है, ठीक है। 1 ओम से भाई 1 ओम से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है।
ठीक है, समझ में आ गई ना। 1 ओम से क्या होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब देखते हैं कि भारतीय नियम के अनुसार, जो भारतीय नियम है हमारे, उनके अनुसार अपन देखें तो उसका जो पूर्ण लोड से जो लोड मान है उसका 1/5000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 से 1/5000। कितना होना चाहिए, 1/5000। ठीक है, भारतीय नियम के अनुसार। भारतीय नियम के अनुसार 1/5वां भाग अधिक नहीं होना चाहिए पूर्ण लोड धारा के। ठीक है ना, पूर्ण लोड धारा के, पूर्ण लोड धारा के 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए। पूर्ण लोड धारा से अधिक नहीं, 1/5, यहां लिख देता हूं मैं, एक बटे 5000 क्या होना से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 1 ओम। क्या हमारा कहने का मतलब है 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए। 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो इसका इंसुलेशन प्रतिरोध निकालने का सूत्र है, सूत्रों को बताना चाहूंगा मैं। तो सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे, इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध का सूत्र होता है परपथ के उपभोक्ता बिंदुओं की संख्या। बिंदुओं की संख्या बटे 50। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, 50 मेगा एम ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये सूत्र है हमारा इसका। तो हमेशा जो परपथ के उपभोक्ता बिंदु होते हैं वो 2 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। एक टिप्पणी में लिख सकती हैं कि बिंदुओं में जो आउटलेट स्विच होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं, 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा मैं कि किसी परपथ उप परपथ में 12 उपभोग बिंदु हैं। क्या है, उपभोग बिंदु हैं। किसी परपथ में उपभोग बिंदु 12 हैं। कितने हैं भाई, 12 हैं। तो इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से करेंगे, तो सूत्र पर रखेंगे अपन 50, उपभोक्ता कितनी है 12, और बिंदु कितनी होती हैं 2। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कर सकते हैं, इसे 2 से काटेंगे, कितनी बार कट गया भाई, 25 बार। तो कितना आएगा, 25/12। अगर 12 से काटते हैं तो 12 दूनी 24, 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट बढ़ाया, 0 कर दे। अब ये भी नहीं जा रहा है तो हम 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा दी, तो हम 12 से 100 में भाग देंगे तो 12 दूनी कितना होता है 24। तो हम पढ़ सकते हैं कि 52 60, 12 छिक्का 72, 12 7 84, बरुवट 96। तो कितनी बार चला गया, 96 चला गया।
तो कितना बचा, 4 बचा। अगर आगे करते हैं तो इसी प्रकार से आता है। तो इसका जो इंसुलेशन का प्रतिरोध का मान है तो 2.08 आ गया। कितना आ गया, 2.08 मान आ गया। तो इसी प्रकार से होता है, ठीक है ना। और सीलिंग होल्डर जितने भी होते हैं इसमें जो 12 होती हैं उसमें 2 ही पिन मानी जाती हैं, कहने का मतलब ये है। तो 12 इंटू 2। अब जहां पर आ जाए 24 तो 24 इंटू 2, जहां पर है 50 तो 50 इंटू 2, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ये चीज तो हो गई हमारी। अब आता है चालकों के मध्य इंसुलेशन परीक्षण। तो वो भी मैंने चित्र लगा रखा है आपको, उसके बारे में बता देता हूं आपको। देखो चालकों के मध्य, देखो जीरा, चालकों के मध्य इंसुलेशन परीक्षण करना। तो चालकों के मध्य अपन करते हैं तो हमारा न्यूट्रल होता है और ये हमारा फेस होता है। तो जहां पर अर्थ लगा रहे थे वहां पर क्या करती हैं, न्यूट्रल लगा देती हैं। क्या करती हैं, न्यूट्रल लगा देती हैं। जी हमारा कौन सा है, न्यूट्रल। यहाँ हम उसमें पहले में क्या करते, अर्थ लगा रहे थे, यहाँ पर न्यूट्रल। सेम प्रोसेस यही है। आपका लैंप होल्डर, स्विच बार, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, आपकी फेज लाइन, न्यूट्रल लाइन, जी आपकी मुख्य लाइन है, और जो आप तो स्विच है आपका, ठीक है ना जी, हमारा मेगर है। तो इस प्रकार से सारी चीज रहने वाली हैं। इनमें पॉइंट कौन कौन से, किस प्रकार से रिएक्शन करता है उसके बारे में देखते हैं। देखो इधर देखेंगे, मेन स्विच ऑफ करें और मेन फ्यूज की रीड निकालते हैं, सेम टू सेम है, ठीक है ना। सभी लैंपों को होल्डर्स में निकालते हैं और सभी उपकरणों को विसर्जन करते हैं, मतलब सभी विसर्जन करते हैं, मतलब जोड़े नहीं, अलग करते हैं। सभी स्विचों को ऑन करते हैं और जो स्विच हैं उनको ऑन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सभी फ्यूजों को अलग लगा रहने दें। जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्यूज हैं आपके वो लगे रहने दें, ठीक है। आपके डिस्ट्रीब्यूशन के बॉक्स में क्या लगे रहने दें, ठीक है। और मेगर किसी एक संयोजन को फेस और दूसरे संयोजन को किससे, न्यूट्रल लाइन से संयुक्त करें। मेगर के हैंडल को चलाते और फेज का न्यूट्रल केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध नापें। क्या करें, इंसुलेशन प्रतिरोध नापें। नापने के बाद क्या होता है, यदि इंसुलेशन का मान 1 मेगा ओम या अधिक हो तो वायरिंग परफेक्ट ठीक है। किसमें, दोनों में मापने पर। तो लिख सकते हैं अपन यहां पर, यहां एंड में लिख देता हूं, यदि इंसुलेशन का मान 1 मेगा ओम से अधिक है तो फरपथ सही है, अगर कम है तो फरपथ सही नहीं है। इस चीज को भी ध्यान में रखें, ठीक है ना, ठीक है। अन्यथा उसमें क्या है, लीकेज दोष है। अन्यथा क्या है, उसमें लीकेज दोष है, ये भी ध्यान। अगर तो यदि मेगर 0 दर्शाता है तो फेज का न्यूट्रल के साथ शॉर्ट सर्किट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मैं लिख देता हूं आपके साथ साथ में, पहला पॉइंट। दूसरा लिखते हैं, यदि मेगर का मान 0 है तो, अगर मेगर का मान 0 है तो फेज का न्यूट्रल के साथ क्या है, शॉर्ट सर्किट है। फेज के साथ न्यूट्रल का शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, सही है, ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो इसके अंदर क्या है, आपका लीकेज दोष है, लीकेज दोष है। इस प्रकार को समझेंगे। और परीक्षण के लिए 500 वोल्ट आउटपुट प्रदान करने वाला मेगर प्रयोग करना चाहिए। अब परीक्षण करते हैं तो उसके लिए 500 वोल्ट डीसी आउटपुट प्रदान करने वाला मेगर प्रयोग करना चाहिए। ये भी बात लिख देते हैं अपन, 500 वोल्ट डीसी आउटपुट प्रदान करने वाला मेगर ही प्रयोग करना चाहिए। 500 वोल्ट डीसी वाला आउटपुट मेगर प्रयोग करना चाहिए। तो
आज की क्लास में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था वो कंप्लीट किया, बहुत बेहतर तरीके से किया, बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक था, तो सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं मेगर को लेकर और परीक्षण को लेकर, ठीक है ना। तो वीडियो में आप बने रहे, बहुत बहुत इसका धन्यवाद आपका। जो बच्चे हमारे क्लास को देख रहे हैं और जो नए जुड़े हैं बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। आपको वैकेंसियों के बारे में, रिक्वायरमेंट जितनी भी चल रही हैं गवर्नमेंट की, उनके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।